हेलो एवरीवन। आज हम जेट का जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये पेपर हमारा 480 मार्क्स का होता है जो कि 2 घंटे और 10 मिनट में आपको करना है। तो आगे चल कर के हम इसका क्वेश्चन केवल और केवल मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। तो हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर आते हैं। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के मिलते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिलते हैं और 40 ही क्वेश्चन आपको किसके मिलते हैं, केमिस्ट्री के मिलते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन मेन केमिस्ट्री के होते हैं और इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि CHO परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12U 1U और 16U है तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। वैसे ग्लूकोज का आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है हमको, जैसे हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसमें भी दे रखा है 16। मैं ये जो एक्सेस में डेटा दे रखा है ना 0.011, इसको मैं हटा रही हूँ जिससे हमारा लमसम आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं कैलकुलेशन करूँगी तो 72 प्लस 12 प्लस 96 कितना आ रहा है मेरे पास में 180। 180 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी। विकिरण की आवृत्ति हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इधर करा देती हूँ। ठीक है, देखना कि हम जानते हैं हमको कितना दे रखा है, हमको लैम्बडा वैल्यू दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं इसको मीटर में चेंज करूँगी। 6000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, ये हमारे पास में लैम्बडा का वैल्यू आ गया। ये भी लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, C/न्यू, या हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू इक्वल टू C/लैम्बडा। अब C का वैल्यू कितना होता है, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ऐसी बात है तो आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यू इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, तो 1/सेकंड में इसकी यूनिट आ गई, इसकी इकाई 1/सेकंड में आ गई, हर्ट्ज़ आ गई, तो जो कि सही है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होती है तो कितनी जीरो बचती है यहाँ पर 5। ठीक है, 5 ऊपर लेकर के जाते हैं हम, एक मिनट देखिएगा इसमें, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ का प्लस का 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 15, या इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.5 × 10⁻15 और सॉल्व करते हैं तो 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में दे रखा है क्या, यस, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया है, आप देख लेना। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम चल कर के बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्यावस्था में उसके बाह्य कोश में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल इन ग्राउंड स्टेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिलिकन की, सिलिकन आपके बिलोंग करता है कार्बन वाली फैमिली से। कार्बन वाली फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np2। ठीक है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो देखो, ये मैं इसका ब्रैकेट बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में इसका जवाब आएगा। तो मतलब इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मतलब जो पेयर नहीं है, मतलब इसके पास है, अभी हमारा आंसर हो सकता है। पर बोरोन के बारे में बात करते हैं हम। बोरोन, आपके बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np1। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। इसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन पर जाती हूँ तो नाइट्रोजन का क्या होता है आपके पास में, NS2Np3। इसमें कितने आ जाएंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कैल्शियम की बात करती हूँ तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन NS2। तो इसमें तो एक भी नहीं है, ये डिब्बा बना और ये दोनों के दोनों पेयर में आ गए, तो इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 0। तो 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, सिलिकन वाला। तो सिलिकन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं,
16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से प्राप्त जल की मात्रा ग्राम में बतानी है अपन को। देखो इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ एक बार, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके इधर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोल रहे हैं हमको कि कितना अमाउंट है ना वाटर निकलेगा, है ना। देखो अगर हम बात करते हैं CH4 की, CH4 को मैं बर्निंग कराती हूँ, है ना, उसको जला रही हूँ, जलाने का मतलब है O2 के साथ में रिएक्शन। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन है हमारे पास में, एक, ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और कितने हाइड्रोजन है, उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल, ये उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल हो गए, हो गया। अब देखो कार्बन कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन कितने हो गए 16 ग्राम। मतलब हमको जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है और जो हमारे इक्वेशन से आ रहा है ना, वो मतलब सही है। अभी मैंने कार्बन इसको ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करा, एक मिनट, ये प्लस कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो गए, तो कितने हो जाएंगे 4/2, है ना। ये मैं ऐसे ही ट्रिक से करती हूँ, हर ट्रिक्स में इस तरीके से यूज़ करती हूँ। क्या पूछ रहा है, ये वाटर पूछ रहा है। अब एक वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 वाटर का कितना हो जाएगा 2 × 18 कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास में सही जवाब इसका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, इजी आए हैं। जिन बच्चे ने मतलब 6 मंथ्स भी क्वेश्चंस निकाले हैं ना, उसको आसानी से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन अगर आप निकालोगे ना तो भी अच्छा मामला है। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास में है, नेक्स्ट है कि एक 4p कक्षक के लिए त्रिज्या निस्पंदों रेडियल नोड, ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, रेडियल नोड पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, है ना। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर ए 4p ऑर्बिटल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो 4p ऑर्बिटल के लिए हम बात करें तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-L1 -1। n क्या है, यहाँ पर आपके पास में जो मेन क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, वो हो जाएगा। l क्या होती है, अजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और 1 यहाँ पर नंबर है। तो देखो इसमें 4p के लिए अगर हम बात करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 इसका सही जवाब होगा, 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए आगे चल करके, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी दर्शाता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन की, इस तरीके से जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें जवाब क्या आ जाएगा आपके पास में, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अष्टक नियम की पालना करता है। आपको बताना है कि निम्न में से, अब देखो आपको अगर है ना जो ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा तो ऑक्टेट रूल में आपको ना उसके अपवाद पढ़ा रखे थे। अगर आप अपवाद भी देख करके चलोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो H2SO4 की बात करती हूँ तो इस तरीके के इसका स्ट्रक्चर बनता है। एक मिनट, ये बन गया इसका H2SO4 का स्ट्रक्चर, है ना। इसमें अगर मैं सल्फ़र के आसपास की बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सल्फ़र के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मतलब ये तो ऑक्टेट्रियल का तो एक्सेप्शन केस आ रहा है। PF5 के बारे में बात करती हूँ तो इसमें भी आपके पास में फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, तो इसमें भी फास्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन है। अगर मैं SF4 की बात करती हूँ, ठीक है, SF4 के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो 1 2 3, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। और सल्फ़र के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो 6 में से 4 काम आ गए और 2 इसके पास में लोन पेयर है खुद के। तो 1 2, एक मिनट, हाँ, तो सल्फ़र के पास में अगर हम बात करें तो ये है ना, सल्फ़र के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो सल्फ़र के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस शेल में 6, 4 इसने फ्लोरीन को दिए,
अपने पास में 6, 7, 8, 9, 10, अभी भी सल्फ़र के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पर अगर हम SeCl2 पर आते हैं तो सल्फ़र के पास अगेन कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिए। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन मैं बोल रही हूँ। तो अब सल्फ़र के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं इसका जवाब बोलूँगी तो क्या जवाब आ जाएगा? SCl2। इसका जवाब क्या आ जाएगा? SCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परोक्साइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ये बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन परोक्साइड का स्ट्रक्चर है। ये +1, ये +1, ये -1 और ये -1। ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड परोक्साइड बॉन्ड। इसको अपन क्या कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? परोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। इस परोक्साइड बॉन्ड में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो कितना होता है? हमारे पास में -1 होता है। क्या होता है? -1। और सिंपल ऑक्साइड में क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ H2O में, तो H2O में कितना जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन की pH का मान 7 है? तो इनमें से किसका वैल्यू, अगर अपन जिनको पानी में घोलते हैं इन सॉल्ट को, तो किसका वैल्यू 7 के बराबर आएगा? इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास सॉल्ट दे रखा है तो आप सॉल्ट देखिए किससे बना हुआ है। जैसे मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ KNO2, ये किस से बना होगा? KOH से बना होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और प्लस HNO2, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड। तो इसका जो आपके पास में जो एक्वस सॉल्यूशन का वैल्यू जाएगा, pH का वैल्यू जाएगा, वो pH का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास? इसमें pH का वैल्यू जाएगा 7 से ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ KNO3 की, है ना, अच्छा है, इसमें KOH है प्लस HNO3। अब आप ये जानते हैं कि KOH तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। पर जो HNO3 है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं तो आपके पास में pH का जो वैल्यू जाएगा इसके एक्वस सॉल्यूशन का, वो कितना जाएगा? 7 जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जवाब तो आ गया, पर बाकी भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। NH4NO3, तो अगर हम इसको देखें तो NH4OH प्लस HNO3। ठीक है, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस, तो इसका जो pH जाएगा वो आपके पास में जाएगा 7 से कम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में NH4 और NO2। आगे इसका बात करते हैं NH4OH प्लस HNO2। पर कंपैरिजन टू दिस HNO2 अच्छा एसिड होता है, तो इसका भी pH कितना जाएगा आपके पास में? 7 से कम। तो हमारे पास में जवाब क्या आया है? बी ऑप्शन इसका जवाब आया है। अगर थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? कि स्पीशीज़ Na+Mg2+F-O-2 के लिए इनकी त्रिज्या की बढ़ती लंबाई का सही क्रम है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा उसका रेडियस उतना ज़्यादा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा उसका रेडियस उतना ही कम। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास में जवाब क्या बनेगा? तो सबसे कम किसका हो जाएगा? Mg2+ का, आफ्टर दैट Na+ का, आफ्टर दैट F- का, आफ्टर दैट O-2 का। सबसे ज़्यादा रेडियस O2- का, सबसे कम रेडियस Mg2+ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये तो मैंने बताया ही नहीं। ऑप्शन हमारे पास में सही जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी क्वेश्चन देखते ही होता है, प्लस वाले तो कभी भी आपके उसमें नहीं आएंगे, तो 3 तो ऐसे ही कट गए हैं, बचा कौन? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, उच्च दाब पर गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन किसका उदाहरण है? द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास में
एंजाइम वाली रिएक्शंस होती है, और जो भी आपके पास में सरफेस वाली रिएक्शन होती है, सरफेस वाली कौन सी, जो मेटल सरफेस वाली रिएक्शंस है, वो सब किस में आएगी आपके पास में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। किस में आएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इसमें आपको कोई भी है ना रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको तो बस ये देखना था प्लेटिनम सतह पर, ठीक है, प्लेटिनम सतह पर। और आपको एनसीईआरटी में बाकायदा इसका एग्जाम्पल मिलता है, और जब भी कोई पढ़ाता है ना तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल को हमेशा इंपॉर्टेंट बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज़ लुईस शार है। शार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, डोनेट करे। अगर हम डोनेट की बात करेंगे तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या, नहीं, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ में आता है, ये भी खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ में आता है। जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, लुईस बेस के एग्जाम्पल हैं। तो हमारे पास में जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड ठोस परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपको, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम इसका कौन कौन सा होगा। देखो, हमको परिक्षेपण माध्यम कैसा चाहिए, ठोस चाहिए। क्या दूध में कुछ ठोस होता है क्या, ठीक है, क्या दूध में कोई ठोस होता है, दूध में दोनों चीज़ें, डिस्पर्स्ड फेज मतलब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था, दोनों की दोनों क्या होती है, द्रव होती है ना। अगर हम बात करते हैं पेंट की, तो पेंट में सॉलिड पार्टिकल घुले हुए होते हैं, किसमें, लिक्विड में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास में डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा इसका, लिक्विड। तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। कोरे में आपके पास में लिक्विड पार्टिकल घुले हुए होते हैं, किसमें, गैस में, है ना, गैस में। तो मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया इसका आपके पास में डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम इसका हो गया गैस। इसमें हो गया था लिक्विड और इसमें हो गया था आपके पास में लिक्विड। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है कि लिक्विड घुला हुआ होता है ना। परिक्षिप्त अवस्था कैसी होती है इसकी, लिक्विड, मतलब डिस्पर्स्ड फेज कैसी होती है, लिक्विड। और डिस्पर्जन मीडियम कैसा होता है इसका, सॉलिड, ठीक है। तो आपके पास में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ठोस तो इसका परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, परिक्षिप्त क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे पास में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन है जिस पे हमारा कंट्रोल होता भी है, नहीं भी होता है। कुछ एक 10 ऐसे और होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, और इन ओर्स को ना सारा का सारा मत पढ़ो, जो एक प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं ना उनको पढ़ लो, बस उससे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का अयस्क, अगर मैं एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करती हूँ तो हमारे पास में काओलिनाइट हो जाएगा, ये रहा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूँ कैलामाइन की, कैलामाइन किसका और होता है, जेडन का। अगर मैं सीडेराइट की बात करूँ तो सीडेराइट किसका और होता है, आयरन का, एफी का। अगर मैं मेलाकाइट की बात करूँ तो मेलाकाइट किसका होता है आपके पास में, सीयू का। और ये किसका होता है आपके पास में, ये आपके पास में होता है एल्यूमिनियम का। तो ये चारों ओर आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मोंड प्रक्रम, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मोंड प्रक्रम में किसके शोधन के लिए किया जाता है, मोंड प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ, किसके लिए किया जाता है, निकल के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, निकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं जल योजन एंथैल्पी की बात करती हूँ, जल योजन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको इधर ले आती हूँ। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयोनिक रेडियस के, आयोनिक रेडियस। अब आपको आयोनिक रेडियस अभी ऊपर सिखाया है मैंने। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो आयोनिक रेडियस बढ़ रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनिक रेडियस कम हो रही है। या अगर आप किसी ग्रुप में जाते हो, है ना, जैसे इसमें ग्रुप कौन सा दे रखा है अपन को, सेकंड ग्रुप दे रखा है। तो अगर मैं बोलूँ बैंगन आलू गाजर नहीं, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ये वाला है हमारे पास में। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आर का वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, बीई की। उसके बाद में बेटी मांगे कार स्कूटर बाप, तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्य अवस्था में 5s उपकोष
में शून्य इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन्स इन 5s सबशेल ऑफ ग्राउंड स्टेट। देखो इसमें थोड़ा सा आपको रेडियस का आइडिया होना चाहिए था। अगर जैसे ही आपको रेडियस का मतलब रेडियस बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए था। तो आपको ना जो डी ब्लॉक दे रखे हैं, डी ब्लॉक के थोड़े से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना था। पहले तो ना अभी इस बार ये क्वेश्चन पूछा है, पहले तो ये 3D के ही पीछे पड़े हुए रहते थे, इस बार इसने पूछा है 4D से, ठीक है। तो अगर हम जर्कोनियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास में जर्कोनियम का 4D2 5s2। अगर हम टेक्नीशियम की बात करते हैं, टेक्नीशियम का होता है 4D5 5s2। अगर हम Ag की बात करते हैं इसका होता है 4D10 5s1। अगर हम Pd की बात करते हैं, Pd इकलौता ऐसा है जिसके s में कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, या आप इसको एक्सेप्शन केस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करेंगे तो D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका होता है आपके पास में 4D10 और 5s0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होता है, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी क्षार धातु डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर नाइट्राइड बनाती है? नाइट्राइड बना रही है, कौन सी बनाती है? जनरली हमको Li3n देखने को मिलता है, Li3n। तो मैं बस डायरेक्टली आंसर ये लगाऊंगी बस। रिएक्शन कैसे होती है, 6Li रिएक्शन करता है N2 के साथ में डायरेक्टली, है ना, नाइट्रोजन के साथ में, और क्या बनाता है आपके पास में ट्वाइस ऑफ Li3n, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है, नाइट्राइड बन गया इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा क्षार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? अगर मैं अनुचुंबकीय की बात करती हूँ तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो ना, एक है कि जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स और एक आपके पास में ऑक्साइड्स और परोक्साइड। ऑक्साइड ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड और ये भी ऑक्साइड है, ये परोक्साइड है, ये परोक्साइड है ना, ये सुपर ऑक्साइड है। तो ये जो आपके पास में सिंपल ऑक्साइड्स मिले कौन कौन, Li2O और Na2O, ये तो हो गए ऑक्साइड। और एक आपको परोक्साइड देखने को मिला यहाँ पर। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा जी, तीनों के तीनों डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। अब जब ये डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय है तो बचा कौन आंसर हमारे पास में, KO2। ये KO2 जो होता है आपके पास में, KO2 के अगर मैं बारे में बात करती हूँ तो ये आपके पास में कैसा मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा पैरामैग्नेटिक। तो हमारे पास में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में आंसर आ जाएगा KO2। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयनों में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः होगी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर रेस्पेक्टिवली। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4 -। इसमें अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो x + 4 - 2 = -2। तो x = कितना हो गया, +6, ठीक है। तो +6 तो होगा, मतलब क्रोमेट का पूछ है ना, तो क्रोमेट में ये गया और ये गया, मतलब इन दोनों में से हमारे पास में जवाब निकलेगा। डाइक्रोमेट का निकालते हैं, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O7 - 2, ठीक है। ये डी ब्लॉक में से क्वेश्चन बना है, केवल आपको 4 वहाँ पर याद करने थे, एक तो मैग्नेट आयन, एक परमैग्नेट आयन, एक क्रोमेट आयन और एक डाइक्रोमेट आयन, वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से बनकर के आया, डी ब्लॉक में से क्वेश्चन बनकर के आया है ये। तो अगर हम इसका निकालते हैं तो 2x + 7 - 2 = -2। तो अगर हम बात करते हैं तो 2x = +12, ठीक है, और x = +6, ठीक है। तो डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों में ही कितना होता है आपके पास में, +6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अब ये आ गया हमारे पास में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, कि मृदा में जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से बनने वाले गहरे भूरे रंग, काले रंग का, पिछले पेपर में से आया हुआ है डायरेक्टली, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, एक स्टेबल डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट और एनिमल के डिकाय, है ना, उसके अपघटन से बनता है, उसके विच्छेदन से बनता है। ह्यूमस का डेफिनेशन ही ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग मुख्य रूप से फलों के रसों के परिरक्षण में किया जाता है, परिरक्षण के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स इज़ मेनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस। तो फ्रूट जूस का प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम बेंजोएट
काम आता है हमारे पास में सोडियम बेंजोएट, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट आपके अचार वगैरह इनमें भी डलता है और सोडियम बेंजोएट काफ़ी फेमस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस विलयकारी जैव उर्वरक का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो एजोला जो होता है आपके पास में, वो आपके पास में नाइट्रोजन कंटेंट को बूस्ट करने में, ये आपके है ना जो भरे हुए धान के खेत होते हैं ना, वहाँ काम आता है। ठीक है, एजोला। और ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको लेता है। और सिम्बायोसिस किसके साथ में रहता है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में, मतलब नीले हरित शैवाल के साथ में ये सिम्बायोसिस में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेरिक का। तो ये तो आएगा नहीं अपने पास में। साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो साइनोबैक्टीरिया आपके पास में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, पर ये कहाँ पर लेगा? ये आपके बहुत ज़्यादा मतलब दलदली क्षेत्रों में ये लेता है। अगर मैं राइजोबियम की बात करती हूँ तो ये राइजोबियम कहाँ, ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, डायरेक्टली करता है सॉइल में, पर किस में? ये दालों वाले प्लांट्स में। अगर मैं माइकोराइज़ा की बात करती हूँ तो माइकोराइज़ा क्या करता है आपके पास में? ये आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किस में? एक तो फंजाई और प्लांट के जड़ों में, है ना। और इसके पास में एबिलिटी होती है, किसकी एबिलिटी होती है कि ये है ना, ये जो फास्फोरस होता है सॉइल से, है ना, फास्फोरस लेकर के उसको घोल करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है ना प्लांट में। तो आपके जवाब क्या हो जाएगा? माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा। बाकी तीनों के तीनों किस में आ रहे हैं? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, है ना। बाकी जो माइकोराइज़ा है वो क्या करता है आपके पास में? फास्फोरस विलयकारी जैव उर्वरक का एक एग्जाम्पल है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास में, म्यूट्रेट ऑफ पोटाश। ठीक है, म्यूट्रेट ऑफ पोटाश के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो KCl को अपन म्यूट्रेट ऑफ पोटाश कहते हैं। ये आपके पोटेशियम फर्टिलाइज़र होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे निकालते हो आप? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे निकालते हो आप? लैक्टोमीटर से। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किस में से आया है? ये चट्टानों में से। चट्टानों का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ग्रेनाइट निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेनाइट है ना, ये आपके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन, मतलब ये ना, मतलब ठंडा और ठोस करंट से बनता है। किसके ठोस करंट से बनता है? ये मैग्मा और लावा के। तो ये आपके किस में आता है? मैग्मा और लावा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो हमारे पास में इसका जवाब क्या हो जाएगा? इग्नियस पत्थर। ठीक है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये किससे बनता है आपके? मैग्मा और लावा, तो इग्नियस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में जो जवाब होगा, तो नाइट्रिफिकेशन अगर हम जानते हैं तो अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है आपके पास में? एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई स्पेशल बैक्टीरिया आता है, वो क्या करता है, जो अमोनिया गैस होती है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स में। ठीक है, नाइट्राइट्स ना, उसके पहले तो नाइट्राइट्स में, आफ्टर दैट नाइट्रेट में। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण हमारे पास में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि उर्वरकों से होने वाले वायु प्रदूषण में कौन सी गैस महत्वपूर्ण योगदान रखती है? अब देखो, जिन लोगों ने सिंपल भी देखा है ना कि भाई सब ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में होती है, तो ये तो आएगा नहीं। हीलियम और नियोन आपके पास में कभी भी किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, तो ये ऐसे केवल अलग सा कौन सा दिख रहा था आपको? नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहा था, बस ये हो गया हमारे पास में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? N2O। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो लाल कलर की मिट्टी के बारे में बात कर रहा है ना, जो रेड कलर ऑफ मेनली सॉइल, वो कब होगा? जब लाल कलर का कैसा होता है, इसमें से अगर आप सारे में आओगे ना तो आयरन ऑक्साइड आपके लाल कलर का होता है। तो हमारे पास में देखो ये सिंपल सा जवाब। तो आपकी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री के तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में से आप मिनिमम 8 क्वेश्चन पे भी गए हो ना, तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर रखे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ें कि मिट्टी में अत्यधिक लवणता से निम्नलिखित में कमी आती है। एक्सेस सैलिनिटी इन सॉइल रिड्यूस। देखो, जब भी अगर मिट्टी में अगर अत्यधिक लवणता होती है तो वो क्या होती है? मिट्टी कठोर होती जाती है। अगर कठोर होती जाएगी तो भाई साहब जो आपके पास में
जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो परासरण माध्यम से है ना वाटर सप्लाई लेती है अपनी, तो परासरण माध्यम में तो मृदा की जो जल की परासरण क्षमता है वो क्या होती जाएगी आपके पास में, कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब दिस, ये आइसोपेंटेन 5 कार्बन है और ये आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है। मैं नियोपेंटेन की बात करूँ, दिस वन 5 कार्बन है। अब इन दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो केवल और केवल क्या फ़र्क है, सारे के सारे कार्बन है ना, सारे के सारे आपके पास में 5 नंबर के कार्बन है और दोनों का फॉर्मूला सेम जाएगा C5 और कितना जाएगा इसमें पास में हमारे पास में अगर हम देखें तो पेंटेन है ना C5 और H12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 2 12, दोनों का फॉर्मूला अगर आप सारे हाइड्रोजन को कवर करते हो तो किस में आ जाएगा, ये हमारे पास में श्रृंखला समावयवी में, ठीक है। अगर आप इनके नाम करते हो तो इसका क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल है ना प्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा लाइम विधि द्वारा ब्यूटेन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन फ्रॉम सोडा लाइम मेथड। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो सोडा लाइम बना रहा है, ये सोडा लाइम विधि से काम हो रहा है, तो सोडा लाइम का मतलब क्या हो जाता है आपके पास में CaONaOH। किसके ब्यूटेन बनाना है हमको, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है ब्यूटेन, ये मैंने ब्यूटेन बना दिया। किस मेथड से बन रहा है, सोडा लाइम मेथड से, मतलब रिएक्शन किसके साथ में होगी NaOH प्लस CaO के साथ में रिएक्शन होगी। अब ये किससे बनेगा, तो हमको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सोडा लाइम जब भी हम बनाते हैं, देखो ओइक एसिड दे रखा है, तो हमारे पास में यहाँ पर है ना Na2CO3 निकलता है, मतलब कार्बन, एक कार्बन इसमें चले गया अपने पास में, एक कार्बन इसमें जा रहा है, तो हमको इस तरीके का चैन लेना है जिसमें ब्यूटेन से ज़्यादा कार्बन हो। ब्यूटेन से ज़्यादा कार्बन, देखो ब्यूटेन से जस्ट एक ज़्यादा कार्बन कौन सा हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, तो CH3 CH2 मैं इसको इधर कर लेती हूँ, ये हमारे पास में CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा COONA। रिएक्शन करवाओगे तो Na2CO3 निकल जाएगा, यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा, और एक कार्बन जैसे ही कम होगा तब जाकर के ब्यूटेन बनेगा। तो हमको एक कार्बन ज़्यादा का चाहिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अब कई लोग बोलोगे नहीं यहाँ पे तो Na है, मैं बोलूँगी Na बाद में जुड़ा, पहले तो यहाँ पर H ही था, तो नाम क्या हो जाएगा उसका पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पेपर का लेवल मॉडरेट था, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं तो इजीली क्वेश्चन निकाल ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको आइडिया लग जाएगा कि अपने आप मिनिमम से मिनिमम वो टीचर आपको 22 क्वेश्चन तक इजीली ले आएगा, बाकी आपकी मेहनत है, और उसमें भी आपने नहीं पढ़ाई करी है तो नहीं होने हैं फिर सवाल सॉल्व। देखो शुष्क एसीटोन है, NaI के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो किसकी, एल्किल क्लोराइड के। एल्किल क्लोराइड का मतलब क्या होता है RCl, किसके साथ में है ना, करा करके क्या दे रहा है ये RI दे रहा है ना, और एसीटोन रिएक्शन किसके साथ में हो रही है NaI के साथ में। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन में ही आपके पास में जो हैलोजन डिस्प्लेसमेंट है वो होता है, ठीक है। तो हैलोजन इधर से उधर करने की केवल 2 ही रिएक्शन है आपके पास में, एक तो फिंकलस्टाइन और एक स्वार्ट्स वाले में आपके पास में फ्लोराइड वाले है ना एल्किल हैलाइड्स बनते हैं, और फिंकलस्टाइन में आयोडीन वाले बनते हैं। तो फिंकलस्टाइन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय होगा। अब आप ये देखो ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस में लग रहा है। किसी ने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया होगा तो उसको आइडिया होगा कि भैया जो यहाँ पर क्लोरीन है वो 3 है, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा। पहले नंबर पे ये आएगा, मान लो सिक्वेंस भी पूछते तो पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर नाइट्रोजन वाला तीसरे नंबर पे है ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप वाला, और 4th नंबर पे ये हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। देखो अगर मैं इसको ओपन करके चलती हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर H नहीं आएगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, है ना, सही है ना।
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर आप गिनोगे तो देखो 3 तो पाई हो जाएंगे यहाँ पर। एक, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, 1 पाई, दूसरा पाई और ये तीसरा पाई, तो 3 तो पाई आ गए, है ना। तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। और सिग्मा कितने हो जाएंगे, 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सिग्मा और 3 पाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ तो हो सकता है मुझे आसान लग रहे हो, पर अगर आप प्रैक्टिस करे होंगे ना, क्वेश्चन डेली के भी निकले होंगे कुछ ना कुछ, तो टीचर ने जो पढ़ाया होगा तो भी हो जाएंगे। हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। देखो ये हाइड्रोकार्बन कैसे बना होगा, इसका आयुपैक नेम बताना है हमको। ये CH3, ये C2H5, ये C2H5। इसको अगर मैं सिंपल बनाऊँ तो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो देखो नंबर 1 2 3 4 5 लंबी कार्बन की चैन बन गई, पेंटेन। तो ब्यूटेन 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 तो ऐसे ही कट गया, बना कौन, पेंटेन। ये लो हमारे पास में ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सोडियम एसीटेट का कोल्बे विद्युत अपघटन देता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसीटेट गिव्स, क्या देता है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात करते हैं तो सोडियम एसीटेट ले रहे हो आप, CH3COONA, वाटर के साथ में रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो जैसे ही रिएक्शन होगी आपके पास में तो क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर ये जो मामला है, ये वाला जो है ये डबल हो जाता है। डबल हो जाता है मतलब ये क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा। और क्या निकलेगा आपके पास में, NaOH निकलता है, CO2 निकलता है, H2 निकलता है। ठीक है, क्या क्या निकला, CH3 निकल गया, NaOH निकल गया, और क्या निकल गया, CO2 निकल गया, और क्या निकल गया आपके पास में, H2 निकल गया। तो आपके पास में अगर ये बन रहा है तो आपके पास में क्या बन करके आएगा, एथेन बन करके आएगा। और देखो एसिटिलीन तो वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले बनेगा नहीं। मैथेन एक कार्बन वाला है, बनेगा नहीं। प्रोपेन इसमें सम संख्या में बन करके आएगा। तो एथेन हमारे पास में केवल 2 कार्बन का है, तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ मैं। फॉर्मेलिन ये वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कोल्बे वाला भी प्रीवियस ईयर है। मतलब मोस्ट ऑफ अगर मैं 30 क्वेश्चन में से बात करूँ ना तो 15 क्वेश्चन ईजिली प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन पेपर निकाले हो तो आप लोगों ने। फॉर्मेलिन की अगर मैं बात करती हूँ, फॉर्मेलिन क्या होता है आपके पास में, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। तो अगर मैं बात करूँ फॉर्मेल्डिहाइड का तो ये रहा हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एजोरंजक नहीं है। एजोरंजक क्या, जिसमें आपको ये देखने को मिल जाए बीच में। ठीक है, तो पैरा रेड, कॉन्गो रेड और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड और पैरा रेड, ये तीनों के तीनों एजोरंजक होते हैं। बचा कौन, मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ग्रीन हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। और ये भाई साहब किससे बनता है आपके पास में, ट्राईफिनाइल मीथेन क्लास का ये होता है। ये एजोडाई नहीं होता है, ये क्या होता है, ट्राईफिनाइल मैथेन क्लास का होता है। ठीक है, तो मैलेकाइट ग्रीन इसका सही जवाब हो जाएगा। योगात्मक बहुलक के उदाहरण कौन से हो जाएंगे आपके पास में, एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे। देखो डैक्रोन नाइलॉन 6 ये पॉलीएमाइड है, ये भी पॉलीएमाइड है। ये आपके पास में पॉलीएस्टर है ना। तो पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, ये सारे के सारे किस में जा रहे थे, कंडेंसेशन पॉलीमर में, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल या कोई छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, है ना। टेफ्लॉन ऐसा था, टेफ्लॉन किससे बन रहा था, CF2 डबल बॉन्ड CF2 से, है ना। ये क्लास हो रही थी, N आ रहा था और क्या बन रहा था आपके पास में, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 ये आ रहा था। नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका काम आता है, ये N हो गया। और देखो इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, केवल ये एडिशन ही हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, टेफ्लॉन हमारे पास में सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जेट का पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।